डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। भारतीय कलाओं की अपनी भाषा होती है। जैसे हम अपने आसपास के परिवेश, प्रकृति या भावों और विचारों को भाषा में व्यक्त करते हैं विराम। वैसे ही चित्रकारी, संगीत या नृत्य के माध्यम से भी हम अपने आसपास और प्रकृति को अभिव्यक्त करते हैं विराम। हम जो कुछ देखते सुनते हैं उसे किसी न किसी रूप में और नए नए तरीके से कहना या अभिव्यक्त करना चाहते हैं विराम। समुद्र में उठती गिरती लहरों को देखकर चित्रकार उसे रंगों से सजाता है विराम। चिड़िया की चहचहाहट को गायक स्वरों में सजाता है, तो नर्तक मन के भावों को विभिन्न मुद्राओं में सजाता है विराम। कभी चित्रों में तो कभी गीतों में, कभी नृत्य में तो कभी संगीत में यह कहने सुनने की परंपरा सदियों से चल रही है और आज भी नए नए तरीकों में लगातार जारी है विराम पैरा। हमारा देश भारत उत्सव धर्मी है विराम। विविधता में हमारी पहचान है विराम। विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न त्योहारों के साथ साथ विविध कलाएं भी हमारी अनूठी पहचान है विराम। आपने देखा होगा कि भारत के अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी विशिष्ट कलाएं हैं विराम। आपने यह भी देखा होगा कि हमारी कलाओं को त्योहारों, उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता विराम। ये कलाएं जन्मोत्सव से लेकर शादी ब्याह, पूजा तथा खेती बाड़ी से भी जुड़ी हैं विराम। मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण ही भारत की ये विशिष्ट कलाएं विरासत के प्रति हमें उत्साह और विश्वास से भर देती है विराम। क्या आपको यह नहीं लगता कि पर्वों, त्योहारों या फिर फसलों से कलाओं का जुड़ाव ही एक और इसे केवल मनोरंजन या अलंकरण होने से बचाता है, तो दूसरी ओर यही पहलू प्राचीन परंपराओं की सतत निरंतरता को बनाए रखता है विराम। वास्तव में यही अतीत और वर्तमान के बीच जुड़ाव की कड़ी भी है विराम पैरा। अगर हम आज पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि जनजातीय और लोक कला शैलियों के सभी रूपों में एक व्यवस्था भी दिखाई पड़ती है, जो आगे चलकर शास्त्रीय कलाओं का आधार बनी विराम। एक बात ध्यान देने की है कि शुरुआती दौर में सभी कलाओं का संबंध लोक या समूह से ही था विराम। बाद में चलकर जब इनका संबंध व्यवसाय से जुड़ा तो व्यक्ति केंद्रित होती चली गई विराम। मध्यकाल तक आते आते साहित्य, चित्र, संगीत, नृत्य कलाएं राजाओं और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गईं और धीरे धीरे शास्त्रीय नियमों में बंधी विराम। वे कलाकारों को अपनी अभिरुचियों के अनुरूप कलाओं को सुव्यवस्थित और परिष्कृत करने के लिए प्रोत्साहित भी करते रहते थे विराम पैरा। इस तरह मंदिरों और महलों में विकसित होती हुई ये कलाएं शास्त्रीय स्वरूप ग्रहण करती गईं विराम। गुप्त साम्राज्य में तो पराकाष्ठा पर पहुंच गई विराम। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इनका शास्त्रीय स्वरूप बना, जो कला के लिए अब तक का प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है विराम पैरा। शास्त्र ने संगीत, नृत्य, अभिनय कलाओं को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप दिया विराम। फिर भी लोक कलाएं अपनी जड़ों से पूरी तरह जुड़ी रहीं विराम। आज की कलाओं की जड़ें लोक में ही हैं, चाहे चित्रकला हो, संगीत कला हो या फिर नृत्य कला विराम। शास्त्रीय और लोक कलाओं के बीच कभी न खत्म होने वाला संवाद ही इनकी ताकत है विराम। चित्रकला चित्रकारी प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है विराम। जब हमारे पास भाषा नहीं थी तब भी चित्रकारी थी और यही अभिव्यक्ति का माध्यम थी विराम। प्राग ऐतिहासिक समय में अपने वातावरण, रहन सहन, भावों और विचारों को मनुष्य ने चित्रों के माध्यम से ही व्यक्त किया विराम पैरा। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्रों को ही माना जाता है विराम।
ये चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से बने हुए चित्र हैं विराम। ये गुफाओं में मिलते हैं विराम। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं विराम। इन चित्रों में जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियां, शिकार, नृत्य, संगीत, जानवर, युद्ध, साज सज्जा सभी कुछ दिखाई पड़ता है विराम। गुफाओं में कला सृजन की अति प्राचीन परंपरा रही है विराम। एलोरा और अजंता की गुफाएं कलाकृतियों के लिए विख्यात हैं विराम। पैरा चौथी से छठी सदी के बीच गुप्त साम्राज्य कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहलाता है विराम। अजंता की गुफाएं उन्हीं दिनों खोदी गईं विराम। उनकी दीवारों पर चित्र बनाए गए विराम। बाग और बादामी की गुफाएं भी इसी जमाने की हैं विराम। अजंता की गुफाओं के चित्र इतने आकर्षक हैं कि वे आज तक के कलाकारों पर गहरा असर डालते हैं विराम। ऐसा मानना है कि अजंता के दीवारों पर बने चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया है विराम। पैरा 7वीं 8वीं सदी में चट्टानों को काटकर एलोरा की गुफाएं तैयार की गईं विराम। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्हीं के बीच कैलाश का बहुत विशाल मंदिर है विराम। इन मानुषी कला सृजन को देखकर आश्चर्य होता है विराम। उन दिनों मनुष्य ने इसकी कल्पना कैसे की होगी और फिर उस कल्पना को साकार करने के लिए कितना परिश्रम किया होगा। लगभग इसी समय निर्मित एलिफेंटा की गुफाएं भी मिलती हैं विराम। यहाँ त्रिमूर्ति की जबरदस्त मूर्ति है विराम। दक्षिण भारत के महाबलीपुरम की विशाल मूर्ति कला और तंजौर की चित्रकला कला कौशल के अद्भुत उदाहरण है विराम। पैरा हम जिसे लघु चित्र के नाम से जानते हैं वे दो प्रकार के हैं विराम। एक स्थायी जो कपड़ों, किताबों, लकड़ी या कागज पर किया जाता है विराम। इनमें आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कलमकारी, पंजाब की फुलकारी, महाराष्ट्र की वर्ली इत्यादि बहुत प्रसिद्ध रहे हैं विराम। इनमें प्रयोग होने वाली सभी सामग्री प्राकृतिक ही होती है विराम। पैरा इन चित्रों की विशेषता है इनकी विभिन्न प्रकार की शैलियां विराम। वनों गांवों के लोग अपनी अपनी पारंपरिक शैलियों में चित्रकारी करते हैं विराम। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कलाकार लकड़ी के मंदिरों पर चित्रकारी करते थे विराम। इसे किवाड़ पेंटिंग भी कहते हैं विराम। इस चित्रकारी में चित्र के माध्यम से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कथाओं को अभिव्यक्त किया जाता है विराम। पैरा उड़ीसा के पटचित्र कथा में कवि जयदेव के गीत गोविंद को भी उकेरा गया है विराम। इसे कागज या पत्तों पर गहरे लाल, काले, नीले रंगों से उकेरते हैं विराम। देखने की बात है कि गीत गोविंद के पदों को नर्तक ओडिशी नृत्य के माध्यम से भी अभिव्यक्त करते हैं विराम। सभी कलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं विराम। पैरा मिथिला की चित्रकारी में मधुबनी चित्रकला भी बहुत प्रसिद्ध है विराम। आज भी कलाकार अपनी इस कला को जिंदा रखे हुए हैं विराम। आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इन लघु लोक कलाओं की बहुत मांग है विराम। पैरा अस्थाई कलाओं में कोहबर, ऐपण, अल्पना, रंगोली जैसी कलाएं काफी प्रचलित हैं विराम। इन कलाओं का संबंध शादी, त्योहार और उत्सवों से है विराम। इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है विराम। पैरा वास्तव में उत्तराखंड में जिसे ऐपण कहते हैं उसे ही राजस्थान में मंडवा, गुजरात में सतिया, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अरिपन, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चौकपूर्णा, दक्षिण भारत में कोलम के नाम से जाना जाता है विराम। ये सभी किसी विशेष मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं विराम। कलाओं का यह अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है। पर हम यह भी जानते हैं कि हिंदुस्तानी कला जितनी हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है इससे कहीं अधिक उसके बाहर भी है विराम। यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ की कला अन्य देशों में किस प्रकार विकसित और सुरक्षित है विराम। वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना उसकी आदि ही कहानी जानने के बराबर है विराम।
उसे पूरी तौर पर समझने के लिए हमें बौद्ध धर्म के साथ साथ मध्य एशिया, चीन और जापान तक जाना चाहिए। तिब्बत और बर्मा और श्याम में फैलकर नए रूप धारण करते हुए और फुटकर नए सौंदर्य पेश करते हुए हमें इसे देखना चाहिए। हमें कंबोडिया और जावा में इसके शानदार और बेमिसाल कारनामों को देखना चाहिए। विराम पैरा। यह सच है कि भारतीय कलाओं का विस्तार विश्व के अन्य भूभागों में भी हुआ, लेकिन उन कलाकृतियों के सृजन में क्षेत्रीय विशेषताएं हैं। विराम गांधार शैली में बनी बुद्ध की प्रतिमा और तिब्बत की शैली में बनी बुद्ध प्रतिमा में अपनी अपनी क्षेत्रीय पहचान स्पष्ट दिखाई देती है। विराम संगीत कला। भारत के प्राचीनतम संगीत का वर्णन वैदिक काल में मिलता है। विराम विद्वान लगभग 5000 ईसा पूर्व के समय को वैदिक काल मानते हैं। विराम इस समय में दो प्रकार के संगीत का उल्लेख मिलता है। विराम एक मार्गी तथा दूसरा देसी। विराम मार्गी संगीत धार्मिक समारोहों से जुड़ा था और नियम और अनुशासन से बंधा था। विराम देसी लोक से जुड़ा था। विराम लोक रुचि के अनुसार यह समूह में ही गाया जाता था। विराम सामवेद में गाने के जो निर्देश दिए गए हैं उससे यह पता चलता है कि वैदिक महर्षियों के पूजा और मंत्रोच्चार के तरीके को ही साम कहते थे। विराम हमारे यहाँ आगे चलकर संगीत का जो विकास हुआ इसकी जानकारी बहुत नहीं मिलती। विराम उसका कारण यह भी है कि हम भारतीय दस्तावेजीकरण नहीं करते थे। विराम अन्य कलाओं की तरह संगीत का वर्णन भी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ही सबसे प्रामाणिक ढंग से मिलता है। विराम यह आज के शास्त्रीय संगीत से बहुत अलग नहीं था। विराम अगर आपने वीणा पर दक्षिण भारतीय संगीतज्ञों को सुना हो तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 1000 साल पहले का संगीत कैसा रहा होगा और यह उसके कितना करीब था। विराम पैरा। भारतीय संगीत सुर, ताल, राग और काल से संबद्ध है। विराम भिन्न भिन्न समय के अनुसार राग भी अलग अलग हैं। विराम जैसे ब्रह्म मुहूर्त में भैरव, मेघ राग का संबंध सुबह से, दीपक और श्री राग का संबंध दोपहर से, तो कौशिक और हिंडोला रात में गाए जाते हैं। विराम पैरा। अगर आपने भारतीय पारंपरिक वाद्य यंत्रों को ध्यान से सुना और देखा होता होगा तो आपका ध्यान इस ओर गया होगा कि भारतीय संगीतज्ञ किसी भी वस्तु से संगीत निकाल सकते हैं। विराम वीणा, जल तरंग, रबाब, दोतार या बांसुरी सुनकर आप इस बात को समझ सकते हैं। विराम इन सब में प्रयोग किए जाने वाली चीजें हमारे आसपास के रोजमर्रा में प्रयोग होने वाली हैं। विराम इस अद्भुत विशेषता के कारण यहाँ की कला सबसे अलग है। विराम यह सहजता और प्रकृति से जुड़ाव भारतीय कला की विशेषता रही है। विराम पैरा। हमारे यहाँ का मुख्य वाद्य वीणा ही थी। विराम क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पुरानी फिल्मों में गायक गायिका नाक से क्यों गाते थे? आज से 2000 साल पहले भी गायक नाक से गाना पसंद करते थे। इसका उल्लेख भरत के नाट्य शास्त्र में मिलता है। विराम संभवतः यह मुख्य वाद्य वीणा के सुरों तक पहुंचने की कोशिश का प्रभाव था। विराम ध्यान देने की बात है कि यह उत्सव और उल्लास भरा संगीत भी धीरे धीरे नियमों से बंधा। विराम इसका भी शास्त्र लिखा गया और बाद में चलकर एक शास्त्रीय परंपरा शुरू हुई। विराम पैरा। संगीत भी लोक से जुड़ा था। विराम इसमें संस्कार गीत और ऋतु गीत भी खूब मिलते हैं। विराम आपने गिरिजा देवी की आवाज में मिर्जापुर की कजरी जरूर सुनी होगी। विराम बच्चे के जन्म पर उत्तर प्रदेश का सोहर और विवाह के गीत सुने होंगे। विराम हर एक वस्तु का स्वागत गीतों से किया जाता है। विराम बंगाल में वर्षा मंगल, बसंतोत्सव, ग्रीष्मोत्सव गीतों के बिना कहाँ संभव है। संपूर्ण विराम।